प्रोग्राम फिल्मी दुनिया। इस प्रोग्राम में सुनिए अदाकारा नादिरा से मरियम काज़मी की गुफ्तगू की एक पुरानी रिकॉर्डिंग। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। नादिरा आपा, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत हम खुशामदीद कहेंगे और हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। उस फिल्म से शुरू करेंगे जो आपकी पहली फिल्म थी, आन। हाँ, क्या याद दिला दिया आपने मुझे, मैं तो भूल भी गई हूँ बहुत सारी बातें। और शुरू भी आपने एक ऐसे गाने से किया कि बिल्कुल ऐसा लगता है थोड़ी देर में मैं रो पड़ूँगी। जो भी मेरी इस वक्त आवाज़ सुन रहे हैं उनको ये इस बात का मैं एहसास दिला दूं कि जब ये गाना गाया जा रहा था, यूसुफ साहब लिप मूवमेंट दे रहे थे, उस वक्त मुझे बिल्कुल न तमीज़ थी, न करीना था, न कुछ मालूम था कि ये सब मेरे मुझे एडमायर करने की बातें कर रहे हैं। बहुत बेवकूफ़ थी मैं, इनोसेंट बहुत थी, भोली थी। और फिल्मी दुनिया में आने के बाद बहुत सालों तक वैसी बेवकूफ़ रही मैं। लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि वो सिर्फ मेरी पहली पिक्चर नहीं थी, वो मेरे लिए ऐसे था जैसे ज़िंदगी में पहला कदम एक इंसान रख रहा है। मुझे सब कुछ और बहुत कुछ एक साथ सीखना पड़ा। और तारीफ़ तो उस शख्स को जाना चाहिए जिसका नाम महबूब खान था, है और फिल्मी और रहेगा इंशाल्लाह। माय गॉड व्हाट अ मैन। मैं सिर्फ एक ही वाक़या मेरे सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि वो कितना बड़ा आदमी था। इससे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पिक्चर ख़त्म होने लगी थी, थोड़ा सा ही काम बाकी था और उन्होंने मुझे बहुत ही खुफिया स्टाइल से रखा हुआ था। बिल्कुल गाड़ी में घर जाना और गाड़ी में ही आना और कोई देखे नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मालूम नहीं मेरे पिक्चर को कितने साल लगेंगे, कितने महीने लगेंगे। 16 mm में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, फिर इसको ब्लो अप करना है। कहीं कोई किसी ने अगर आपको देख लिया और जाके बोल दिया अरे वो लड़की में कुछ नहीं रखा है, कैसे महबूब साहब ने ले लिया है वो तो, और वो भी नरगिस जी की जगह, तो उन्होंने बहुत पर्दे में रखा मुझे। और जब पिक्चर ख़त्म होने पे आई तो मैंने कहा महबूब साहब मैं कुछ नर्वस हो रही हूँ और प्रेस वालों ने अभी तक ना मुझे देखा है ना भाला है, और मुझे खौफ इस बात का है कि अगर उन्होंने किसी जगह मुझे पकड़ के ये पूछ लिया कि एक्टिंग क्या है तो मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। आप जो मुझे बताते जा रहे थे या जो कुछ भी आप कहते थे या कहते हैं वो मैं करती हूँ। मैंने कहा महबूब साहब अगर उन्होंने पूछा कि एक्टिंग क्या है तो मैं क्या बोलूँ, तो उन्होंने माथा पटका अपना धड़ से और कहने लगे पहले तो मुझे ये तो मालूम होने दो कि डायरेक्शन क्या है। खुदा की कसम इतना अजीम, इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा बैनर, महबूब खान, और वो ये कह रहे हैं कि मेरी माँ पहले मुझे ये तो मालूम होने दो कि डायरेक्शन क्या है। मैं उनकी तरफ देखती रही, मैंने कहा ये महबूब खान बोल रहे हैं ऐसे। मैंने कहा ह्यूमिलिटी की इंतहा हो गई। यकीनन। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे दूर देखते देखते अरे उन्होंने कहा अरे हाँ ये एक चीज़ मैं तुमसे कह सकता हूँ और वो ये है एक्टिंग के बारे में
कि ये तो समंदर है, इसमें जितना जाओगी उतना पाओगी, बस इतना ही कह दिया ना। हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट? इट वाज टू डीप, टू subtle, टू profound for me to understand। मगर कसर नफसी देखी है उस आदमी में कि पहले मैं ये तो मालूम करूं कि डायरेक्शन क्या है। उस अजीम आदमी ने ये कहा। नादिरा आपा, ये बताइए कि आप फिल्मी दुनिया में कैसे हैं? महबूब साहब ने आपको कैसे डिस्कवर किया? ये बहुत ही सकील और मुश्किल इसलिए है कि अगर मैं अपने आप से भी पूछूं कि मैं फिल्मों में कैसे आई, तो शायद मुझे खुद को जवाब नहीं मिलेगा। इट वॉज अ मिरेकल, क्या बोलते हैं इसको, मौजज़ा। क्योंकि मुझे काम की और पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। हमारे घर में एक मेरी माँ कमाती थी और सारा घर खाता था। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरफोर्स ऑफिसर थी और सडनली वो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया और मेरा यूनिफॉर्म, मेरी माँ का यूनिफॉर्म एक तरह से गिर ही गया, उतारा नहीं गया, गिर गया। अब वो खाने पीने की तकलीफ़ हो गई भाई, सच्ची बात है। और बस इतना ही रुपया था जितने के दोनों टाइम की मुश्किल से रोटी किसी तरह से घसीट के खा लेते थे। और चारों तरफ से मैं ऐसे मोहल्ले में रहती थी जहाँ वो लोग रहते थे जो फिल्म वालों को जानते हैं, और हर एक आदमी मेरी माँ के पास आके डर डर के मेरी माँ के पास आके कहते थे कि महबूब साहब ने कह दिया है, क्या ये लड़की कौन है इसको लेना। कारदार साहब ने कहा है कि भाई वो लड़की मालूम करो कौन है, इतनी चतुर है और इतना अच्छा बोलती है, वो माँ को समझाओ कि कौन है उनका। इस तरह से बहुत कॉल्स आते रहते थे और लोग बुलाते थे। मेरी माँ कहती थी, खबरदार इस बिल्डिंग में से अगर साड़ी पहन के तुम नीचे उतरी और टीका तुम्हारे माथे पे लगा हुआ, कौन सा यहूदी लड़का तुमसे शादी करेगा, मैं जहर खा लूँगी, मैं ये करूँगी, मैं। अरे मैंने कहा वो तो आप सब बाद में कीजिए, लेकिन इस भूख का क्या करें, ये जो भूखे मर रहे हैं हम। और मैंने अपनी माँ को हाथ जोड़ के ये कह दिया, मैं शरीफ लड़की हूँ, आपकी लड़की हूँ, मैं इस घर से बाखुदा मरियम साहिबा, मैंने यही लफ्ज़ मेरे माँ से कहा था, तो या तो मैं दुल्हन बन के जाऊँगी या मेरा जनाजा यहाँ से जाएगा, मुझे काम करने की इजाज़त दे दो। हाथ जोड़ के फिर मैं रोने लगी उनके सामने। ये कैसा जीना है, इतने सारे पैसे मिल रहे हैं फिर, और मुझे कोई इस बात का लाभ नहीं था या ये था कि मेरा नाम आएगा और वो पोस्टर्स मेरे आएंगे। आई वॉज टू स्टूपिड एंड आई वॉज नॉट इन दिस फिल्म वर्ल्ड। मुझे सब चीज़ों का एहसास ही नहीं था, तो कहाँ से वो एम्बिशन नहीं थी। वो इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ, इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। ये और बात है कि अल्लाह के फजलो करम से मेरा पहले ही डायरेक्टर इतना बड़ा, एंड उन्होंने ना मेरा मेकअप टेस्ट लिया, ना उन्होंने मेरा कोई नो ऑडिशन, नो मेकअप टेस्ट, नो ट्रायल, नो नथिंग। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ महबूब साहब का नहीं है। मुझे अगर किसी ने खूबसूरत बनाया या स्टार बनाया तो वो मेरी आपा थी, सरदार आपा, मिसेस महबूब खान, सरदार अख्तर साहब। हाँ, मैं तो पूरा नाम नहीं ले सकती हूँ, तो मेरी माँ से भी बढ़कर थी। उन्होंने मेरी माँ से इजाज़त दी, मुझे अपने औलाद की तरह घर में रखा। 1 महीने के लिए उन्होंने महबूब साहब से, अपने खाविंद से ये कहा, इस लड़की को मेरे हाथ में छोड़ दो, खाना सही टाइम पे खाना है, कितना दूध पीना है, कितना जूस पीना है, कितने बजे सो जाना है, कब नहाना है, कब चलना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है। हाँ, मुझे तो 1 ही महीने में मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी। और मेरा फर्स्ट मेकअप भी उन्होंने किया है। मेरा वो जो फर्स्ट ट्यूब है मेकअप का 31, वो अभी तक मेरे पास है, मेरे फ्रिज में रखा हुआ है। और उन्होंने मेरे अपने हाथ से मेरा मेकअप किया था। और अब मैं जब कोई नई पिक्चर शुरू करती हूँ तो उस ट्यूब को घसीट के और पीस के और दबा दबा के उसमें से थोड़ा निकाल के शगुन के लिए यहाँ माथे पे लगाती हूँ। और मैं आपा को याद करती हूँ। यह आपका अपना बड़प्पन है
कि आज तक आप इस बात को नहीं भूले? नहीं, कभी नहीं भूलूंगी। ये बताइए कि आन फिल्म तो बेहद कामयाब फिल्म रही, अभी तक चलती है जी, बहुत चलती है। एक हफ्ते यदि आती है हाउसफुल, 8 हफ्ते चलती है किसी भी थिएटर में। और कभी अगर मेरा वहाँ से गुजरना हुआ तो मैं बोर्ड को देख के कहती हूँ, ला हौल वला कुव्वत, कौन है लड़की इस कदर बदसूरत है, मालूम हुआ ये मैं हूँ। लेकिन उस जमाने में आप इतनी सुपरस्टार बन गई थी, उसके बाद की फिल्मों के बारे में बताइए। फिर आपसे गलती कहाँ हुई कि आपने कैसी फिल्में साइन करना शुरू कर दिया? मेरी गलती नहीं थी इतनी, गलतियाँ तो बहुत की मैंने। मुझे प्यार हो गया था एक शायर से, जो बाद में पाकिस्तान चले गए, वहाँ अब नहीं है वो, नक्शब साहब से। और बहुत दिनों के बाद इस बात का एहसास मुझे हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में किसी भी कलाकार को, ख़ास करके जो फिल्म में काम करती है या जो स्टेज पे काम करती है, नॉट सो मच स्टेज, जब औरत शादी कर लेती है ना फिल्मों में, चाहे कितनी भी अजीम क्यों ना हो, वो भाभी बन जाती है ऑडियंस की आंखों में। हमारे जो ऑडियंसेस हैं वो बहुत जाब और इज़्ज़त एक औरत की करते हैं। वो एक बार वो शादी कर लेती है ना बस, तो बस वो फिर वो ग्लैमर चला जाता है। आप किसी भी आर्टिस्ट को आजमा लीजिए, देख लीजिए। नहीं, आन के बाद आपने कौन सी फिल्म की? नगमा, नगमा, जो इतनी चली कि पिक्चर हाउस में से पिक्चर को इसलिए उतारना पड़ा कि किसी और की बुकिंग थी, जिसमें वो उस गाने ने तो तबाही मचाई। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी पर मुझको प्यार आया। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी पर मुझको प्यार आया। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, बड़ी मुश्किल से। इरादे छूटने वाले, नारमा टूटने वाले, इरादे छूटने वाले, नारमा टूटने वाले, मुझे तुझ पर यकीन है, मेरा दिल लूटने वाले, मुझे तुझ पर यकीन है मेरा दिल लूटने वाले, तुझे मेरी मोहब्बत का नाब तक एतबार आया। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, बड़ी मुश्किल से। वो बहुत चली, वो नक्शब साहब की प्रोड्यूस की हुई थी, डायरेक्ट की हुई थी, और पता नहीं कैसे वो पिक्चर चली। हालांकि हाँ, उनकी मेरी शादी को हम लोगों ने बहुत दिनों तक खुफिया रखा, बहुत पर्दा करवाते थे मुझसे। ये समझ में नहीं आया मुझे, घर पे तो सख्त पर्दा करवाते थे और स्क्रीन के लिए मुझे अजीब अजीब कॉस्ट्यूम्स भी पहनाते थे। मैं वो बात, मरियम जी, मैं वो बात दोहराना नहीं चाहती हूँ। मेरे को हाल आ जाएगा, मैं रो पड़ूंगी और ये प्रोग्राम ख़त्म ख़राब हो जाएगा, प्लीज़। ये बताइए, श्री 420 फिल्म आपने साइन की राज कपूर जी की, वो नेगेटिव रोल आपने ले लिया उसमें। सिर्फ जिद में आके मैंने की। एक तो मैंने नाम सुना था राज कपूर का, और मैंने कहा ये यंग डायरेक्टर है और बहुत डेयरिंग डायरेक्टर है। एक तो मुझे उनके साथ काम करने का जिसके मेनिया हो गया था,
और उन्होंने कहा कि आप जानती हैं आप अच्छी खासी एस्टैब्लिश्ड हीरोइन हैं, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल नेगेटिव रोल है, ये वैम्प का रोल है और मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ और मैं पैसे भी बहुत कम दूंगा। मैंने कहा मैं स्क्रिप्ट सुनना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपके साथ काम करना चाहती हूँ और ये नेगेटिव रोल है, मुझे मालूम है इसमें सिगरेट भी पीना पड़ेगा, मालूम नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी वर्सेटिलिटी प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं ये भी कर सकती हूँ। वो मेरी गलती थी क्योंकि उसको मैंने इतना अच्छा निभाया, मैंने क्या निभाया, उस आदमी ने करवाया मुझसे। मैं कुछ भी नहीं करती थी उसमें, सिर्फ नकल करती थी उनकी। वो मुझे बताते थे कि वो इतना लंबा वो मेरे हाथ में होल्डर दे दिया, उसको कैसे पकड़ना है, यूँ कैसे करना और यूँ कैसे करना और कैसे बोलना और भवें कैसे उठानी है और डांस कैसे करना है। ओ मैंने कुछ नहीं किया उसमें, मैं सिर्फ राज साहब की नकल करती थी। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। आए गए मंजिलों के निशान, लहरा के झूमा झुका आसमां, लेकिन रुकेगा न ये कारवां। आए गए मंजिलों के निशान, लहरा के झूमा झुका आसमां, लेकिन रुकेगा न ये कारवां। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। नादिरा जी, फिर उसके बाद से आपका कुछ ये फिल्म इंडस्ट्री का है कि ठप्पा लग जाता है, हाँ वैम्प का ठप्पा लग गया। बिल्कुल, मैं हल्फिया कहती हूँ। शी 420 के बाद 1.5 साल मैंने कोई पिक्चर साइन नहीं की। ये नहीं है कि ऑफर्स नहीं आते थे, दिन में 3-4 ऑफर्स आते थे और हर आदमी ये कहता था कि आपको वही कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको वही सिगरेट होल्डर पकड़ना पड़ेगा, वही उसी स्टाइल में आपको सिगरेट पीनी पड़ेगी। और मैं माथे को मारा करती थी, मैं ये कहती थी मैंने क्या गलती की। कोई लीडिंग लेडी का रोल देके नाम ही नहीं लेता था कोई। अरे मैंने कहा मैंने कोई गलती की या क्या वो रोल करके तामा लग गया क्या है? नहीं नहीं साहब, जो आपने वो किया है बस वो ही कीजिए आप। भूखी रही मैं 1.5 साल, फिर कसदान, जबरन, मजबूरन, एक वो पॉकेट मार में एक रोल था जिसमें गीता भाभी ने कोई और रोल था और उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो थक गई हूँ ये ड्रेस व्रेस पहन के और डांस वांस करके, ये किसी और को दे दो, मैं तो ये वेजिटेरियन रोल करूँगी। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा गजब का था। तो मैंने कहा कि भाई चलो ये भूख मरने से तो अच्छा है ये हर वक्त भूख के मारे मैं भागती हूँ। वो किया मैंने रोल जो स्लाइटली नेगेटिव था और एंड में मैं मर जाती हूँ देव साहब की वजह से। ये अब उसके बाद से श्री 420 के बाद से आपने पॉकेट मार फिल्म की, उसके बाद से फिर गैप आ गया आपके करियर में। दरअसल क्या हुआ, मैं बहुत बीमार हो गई थी। मुझे
एमेबिया की शिकायत हुई, एमेबिक डिसेंट्री की, और ये बहुत आम है बम्बई में। एक छोटी सी बच्ची है यहाँ हमारे बगल में रहती है, 15 साल की, उसको हो गया है। मेरे का शुक्र करो कि अभी तक वो एमेबिया जो मेरा बाप लगता है वो अभी आपके लिवर तक नहीं पहुँचा है, बिकॉज योर लिवर इज़ मोस्ट ससेप्टेबल टू दिस एमेबिक थिंग, बैक्टीरिया इन द बॉडी। एंड आई वॉज सो सिक एंड आई वॉज ब्रोक। तो मैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में जब गई और वहाँ 10-12 दिन तक रही, तो जो सबसे बड़ा डॉक्टर था उस वक्त, अंग्रेज़ डॉक्टर केनेथ बॉन्ड थे वो ब्रीच कैंडी के, उनको मालूम हुआ कि एक, तो मेरे मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जो बहुत खूबसूरत फिल्म वाली लड़की है वो हॉस्पिटल छोड़ के जाना चाहते हैं। तो थोड़े से नाराज़ हुए, बहुत कम बोलते थे। मेरे रूम में आके उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती, इंग्लिश में बोला उन्होंने, आप बहुत बीमार हैं, आप मर सकती हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास चूड़ियाँ थी मेरे हाथ में, 24 चूड़ियाँ सोने की, उस ज़माने में डजन्स के हिसाब से चूड़ियाँ बनती थी, वही एक वैल्यूबल चीज़ थी मेरे पास। तो मेरी जो नर्स है उसने कहा ये जो चूड़ियाँ आपने पहनी हैं ये असली है, सोने की हैं? मैंने कहा जी हाँ। हेलो, ये 24 चूड़ियाँ आपने पहनी हैं, सब सोने की है? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी मैंने ये सोचा था ज़िंदगी में जब मैं 2 पहन सकूँगी मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। तो मैंने कहा अभी पहन लो ना, ख़त्म करो। तो मेरे पास सिर्फ 22 चूड़ियाँ थी, और जो साहब मुझे देखने आते थे वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत पैसे वाले थे और मुझसे शादी करने वाले थे। मैंने उनसे कहा कि मैं ये हॉस्पिटल छोड़ने जा रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, ये मेरी चूड़ियाँ हैं, ये आप अपने पास गिरवी रखिए, क्योंकि अगर लोगों को मालूम हो जाएगा कि मेरी बहुत बुरी हालत है तो वो हंस पड़ेंगे मेरे पे। तो कहने लगा हाँ ठीक है, कितने पैसे चाहिए आपको? और मैंने उतार दी, उसने ले लिए, मैं बच गई, नहीं तो मैं उस आदमी से शादी करने वाली थी। He took those bangles. He did not put his hand in his pocket and say, क्यों गिरवी रखती हो? मैं दे दूंगा, उधार दे देता हूँ, मुझे वापस कर दो। ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो हो सकता है खुदा ने ये मौका आने दिया ताकि मैं होशियार हो जाऊं कि भाई ये है जिसे आप अपनी सारी ज़िंदगी देने वाली है और गुजारने वाली है। ये सब होने के बाद फिर आपने जूली में एक ऐसा यादगार रोल अदा किया। वो बहुत बड़े वक्फे के बाद आया जूली। उससे पहले भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरों में काम किया, छोटी छोटी बातों में मैंने काम किया, मुझे बहुत मेरी तारीफ हुई उसमें, और आई थिंक आई गॉट द नेशनल अवार्ड ऑल्सो इन दैट। बट एक ही चीज़ मैं कह सकती हूँ मरियम साहिबा, और वो ये है कि मैंने जितने साल में मैंने काम किया है वो कोई और औरत मेरी जगह होती तो शायद अब तक 400 फिल्मों में करती। मैंने इतनी फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन आई हैव डन very great films. I've done very good films. Meaningful films. And I have given, people say that I'm a very good actress, and I have always tried very hard to work very diligently, and by the grace of God, Alhamdulillah ya Rabbil Alameen, look, I'm not a star, I'm an artist. ये तो डिफरेंस है। हाँ, एक होता है स्टार, एक होता है आर्टिस्ट। हाँ, मगर वो स्टार जो है वो कायम नहीं रहता है, जब तक उसकी जवानी होती है और उसका ग्लैमर होता है वहाँ तक वो लास्ट करता है। मैं उस कैटेगरी में ना थी, ना हूँ, ना कभी होंगी मैं। नादिरा भाई ये बताइए, कभी आपको पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ? हाँ माशाल्लाह, और बड़ी खुशी हुई। मैं हालांकि सिर्फ 5 दिन वहाँ रही और कराची में ही रही, मुझे तो मौका भी नहीं मिला और न ज़रूरत महसूस की मैंने लाहौर देखने की है, ये वो वगैरह देखने की। मैं इत्तेफाक से एक ऐसे घर में जाके रही जहाँ बहुत सख्त पर्दा करने वाले लोग थे, और मुझे इतना अच्छा लगा उनके साथ रहने में। मुझे ये पर्दे में रहना, इसमें एक नफासत जो है, इसमें जो शर्म है, इसमें निस्वानियत है, और इसमें
औरत इतनी खूबसूरत लगती है जब शर्माती है, इतनी हसीन लगती है। मुझे वो बेपर्दा औरतें हरगिज़ अच्छी नहीं लगती। और मैं बाखुदा कह सकती हूँ कि जब मुझे कोई कॉस्ट्यूम ऐसा कोई आदमी दे देता है जिसमें मुझे ऐसा लगता है मैं अधनंगी खड़ी हूँ, मुझे बाखुदा मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे कपड़े फाड़े हैं। एक इतनी खूबसूरत बात है ये। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि सिर्फ ये बुर्का पहनना और ये सब कुछ, ये ही सिर्फ एक पर्दा नहीं है। एक आँख में जो एक पर्दा और आँख की जो शर्म है, जो खुद ब खुद आ जाती है और जो ज़बरदस्ती आदमी नहीं ला सकता है, उससे ज़्यादा हसीन कोई चीज़ ही नहीं है। ये बताइए कि जब आप वहाँ के लोगों से मिली, जितने दिन भी रही, तो आपको कैसा लगा? मैं बाहर निकली ही नहीं। वो 5 दिन जो मैं वहाँ रही, एक तो तीमारदारी उन्होंने मेरी इतनी की, और इसलिए नहीं की कि मैं नादरा थी। ये हमारी है, ये हमारे से मिलने आई है, ये हमारे पे मेहरबानी कर रही है। ओहो, मेरे नाक में दम कर दिया उन्होंने प्यार कर करके। मैं वहाँ से बिगड़ के आई। मुझे ऐसा लगा सारा जहां मुझे मिल गया, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने मुझे ऐसा महसूस होने दिया कि ये हमारी वजह से तंग तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। क्या बताऊं मैं, कलेजा फटा जा रहा था खुशी के मारे। सारी जिंदगी आदमी की एक ही तलाश रहती है, और वो है प्यार। कि मुझे प्यार मिले कहीं, चाहे वो माँ का प्यार मिले या भाई का प्यार मिले या मर्द का प्यार मिले, मगर प्यार के लिए आदमी भूखा रहता है मरते दम तक। और जब मिलता है तो उसको फिर वो तमीज़ ही नहीं रहती है उसको इख्तियार की, अपना लेने की या अपने कलेजे में रखने की। ये एक अजीब ड्यूअल पर्सनालिटी होती है हर इंसान में। अभी आप कितनी देर से यहाँ शफीक साहब के साथ बैठी है, मुझे ऐसा लगता है मुझे सारा जहां मिल गया है। इतने प्यार से आप मुझे आपा कह रही, कोई और औरत होती मेरी जगह तो उसको बुरा लगता। हाय, मुझे आपा कह रही है, मैं कोई इतनी बड़ी हूँ, मैं इतनी बुढ़ी हूँ। अरे भाई, बुढ़ी तो हूँ, और जो एक इंसान मुझे आपा कह रहा है वो मुझे इज्जत दे रहा है और प्यार के साथ दे रहा है। आपके होंठ मुस्कुरा रहे थे जब आपने मुझे आपा कहा, तो मैं इसको क्यों नहीं कबूल करूँ? मैं पागल हूँ? आप इतनी बड़ी अदाकारा, इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं कि हमारा जी चाहता है कि आपके आगे सर झुका दें, आपके फन के आगे सर झुकाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आपको सेहत दे। हम अपने सामीन से भी यही कहेंगे कि आपके हक़ में दुआ करें कि आपको अल्लाह ताला सेहत दे, अच्छा रखे, और हम आपकी अदाकारी, आपके फ़न को और देख सकें और आपको और हम सराह सकें। थैंक यू आपा, थैंक यू सो मच। रोने को जी चाह रहा है। इसके बावजूद कि आप इतनी बीमार थी, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, बड़ी मुश्किल से इरादे छूटने वाले, नरमा टूटने वाले, इरादे छूटने वाले, नरमा टूटने वाले, मुझे तुझ पर यकीन है, मेरा दिल लूटने वाले, मुझे तुझ पर यकीन है मेरा दिल लूटने वाले, तुझे मेरी मोहब्बत का नाब तक एतबार आया, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, बड़ी मुश्किल से। फिल्मी दुनिया प्रोग्राम में अभी आपने अदाकारा नादिरा के साथ मरियम काज़मी की गुफ्तगू की एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी।